बड़ी खबर आपको बताएं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब यू-टर्न ले लिया है। टैरिफ पर बदले अमेरिकी राष्ट्रपति के सुर, भारत पर लगाए 25% टैरिफ को हटा सकता है यूएस। 25% टैरिफ को लेकर अंतिम फैसला अब यूएस डाल सकता है। यूएस ने 27 अगस्त से भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान किया था। 27 अगस्त से भारत पर सेकेंडरी टैरिफ लगने वाला था और पुतिन से मुलाकात के बाद बदले हैं डोनाल्ड ट्रंप के सुर। अब सुर नजर आ रहे हैं बदले हुए डोनाल्ड ट्रंप के। यहाँ पर टैरिफ को लेकर यू टर्न ले सकते हैं। इससे पहले भी हालांकि कई बार देखा गया है उनको कि वो किसी फैसले पर आते हैं फिर यू टर्न ले लेते हैं, और कुछ उसी तरीके से अब पुतिन से मुलाकात 3 घंटे की जो बंद कमरे में चली है। और ये सभी जानते हैं कि भारत के रिलेशंस रूस से काफ़ी अच्छे हैं, और ट्रंप ने ये बोला भी था कि क्योंकि भारत रूस को सपोर्ट कर रहा है इस पूरे वॉर में, उनका ऑयल खरीद कर, इसीलिए भारत पर हम ये 25% का टैरिफ लगा रहे हैं। लेकिन अब ट्रंप के सुर कुछ बदले हुए नजर आ रहे हैं। टैरिफ पर अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदल गए हैं। 25% टैरिफ जो कि भारत पर लगाया गया था, उसको लेकर अब यू टर्न ले सकते हैं। रूस ने अपना बड़ा ग्राहक भारत खो दिया है, जो कि लगभग 40% तेल रूस से ले रहा था। अगर मैंने सेकेंडरी टैरिफ लगाया तो ये बेहद विनाशकारी हो सकता है। अगर जरूरत हुई तो मैं टैरिफ लगाऊंगा, लेकिन शायद इसकी जरूरत ना पड़े। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फिलहाल रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। और ये बदले हुए सुर कल उस अहम मुलाकात के बाद सामने आ रहे हैं, जब पुतिन और ट्रंप की मुलाकात जो कि 3 घंटे तक चली थी। हालांकि बेहद पॉजिटिव ये मुलाकात बताई जा रही है, लेकिन किन मुद्दों को लेकर सहमति बनी ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ट्रंप और पुतिन ने की थी, उस पर भी कुछ खास जवाब वो मीडिया के देते हुए नजर नहीं आए थे। महज 15 मिनट की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां पर ये संकेत देते नजर आए थे कि ट्रंप और पुतिन की मुलाकात पॉजिटिव रही है। कई मुद्दों को लेकर सहमति बनी, लेकिन कई को लेकर सहमति नहीं बन पाई। आइए इसी को लेकर और बातचीत करते हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड शारदेंदु जी जुड़ गए हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। स्वागत है सर आपका। सर, ये टैरिफ जो कि भारत पर लगाया गया था, अब उसको लेकर जल्द ही ट्रंप यूटर्न ले सकते हैं, और कल ही मुलाकात हुई थी पुतिन और ट्रंप की। क्या लगता है किस तरीके से इनको जोड़ के देखा जा सकता है? डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही फरमाया। देखिए, ये जो टैरिफ लगाया था 25% एक्स्ट्रा, बिकॉज इंडिया वाज बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया, इस वजह से कहीं ना कहीं ट्रंप खफा थे और उन्होंने 25% का भी एक पेनल्टी लगाया हुआ था। एक तरीके का सैंक्शन है, उसको टैरिफ तो बोलना सही नहीं होगा। लेकिन जब ट्रंप खुद पुतिन से बात करते हैं और जब दोनों में एक एमिकेबल सोल्यूशन निकालने की बात चलती है रशिया यूक्रेन युद्ध को, तो तमाम तरीके की इस तरीके की कौन किस कंट्री से ऑयल खरीद रहा है, वो भी रशिया से, तो ये औचित्य खो देता है। इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता। जब आप खुद टॉक टेबल पे आए, तमाम तरीके के आपने जो बिजनेस रिस्ट्रिक्शन रशिया पे लगाए थे, आप उसको लिफ्ट करने के लिए तैयार हैं। आप खुद बहुत बड़ा ट्रेड रशिया से करते हैं। तमाम यूरोपियन नेशन आज की डेट में रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं, चाइना खरीदता है। तो सिर्फ इंडिया को सिंगल आउट करना बिल्कुल इनजस्टिफाइबल था। लिहाजा ये तो रोल बैक होना ही होना था। इट वाज मैटर ऑफ टाइम। ये जल्दी हो गया, ये बहुत अच्छी बात है, होने की उम्मीद है। अभी फॉर्मल इसका अनाउंसमेंट होना बाकी है। मेरा कहने का मतलब कि ये इसका आउटकम है। ट्रंप ने पहले ही बताया था कि इंडिया के ऊपर जो टैरिफ लगाया है वो एक तरीके से प्रेशर जनरेट करना चाहते हैं रशिया के ऊपर, जिससे कि वो टॉक टेबल पे आए। तमाम तरीके की जो बातें बोलते हैं एमिकेबल एनवायरनमेंट में, वो देखना पड़ेगा कि क्या है ये एमिकेबल एनवायरनमेंट। क्या रशिया तैयार हो गया है डॉनबास के इलाके या जोप्रेजिया या खारसों से वापस आने के लिए? क्या उसका स्टेटस होगा? देखिए, रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं पुतिन, वो एक बड़े ही सुदृढ़ तरीके से काम करते हैं। उनका बैकग्राउंड केजीबी कर रहा है, वो हल्की और बातें बगैर कंसिडरेशन के नहीं करते हैं, ये उनका मानना है। और आज की डेट में उनका जो स्टैंड यूक्रेन के प्रति है, वो अपनी शर्तों को, रशिया की शर्तों को अमेरिका पे थोपेंगे, मनवाएंगे और यूक्रेन को उस टर्म्स पे लाएंगे जो वो चाहते हैं, जिसमें अहम मुद्दा उसका नाटो पे ना शामिल होना। तो ट्रंप का जो मेरा कहने का इरादा है, देखिए, वो गए थे बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हुए अलास्का, जो कि उनका खुद का स्टेट है। उन्होंने बोला था कि अगर टॉक फ्रूटफुल नहीं हुई तो वो बीच में ही मीटिंग छोड़ के आ सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2.5 घंटे की मीटिंग हुई, 15 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और एक देखिए ग्राउंड तैयार हुआ। ये मेरा मानना है कि एक अच्छा ग्राउंड है। बातचीत की शुरुआत हुई। देखिए, ट्रंप यूक्रेन के बिहाफ पे कुछ कमिटमेंट नहीं दे सकते जहां तक एक्सचेंज
एक्सचेंज ऑफ टेरिटरी का सवाल है। और जिस तरीके से जेलेंस्की ने अपने स्टैंड क्लियर किए थे कि वो नहीं चाहते कि वो 1 इंच भी जमीन रशिया को दें, तो कहीं ना कहीं लग गया था पुतिन को कि वो ऐसी कमिटमेंट ना कर दें। लेकिन आज का जो मुद्दा आपने उठाया है, हिंदुस्तान के ऊपर जो टैरिफ लगा है, वो देखिए अनजस्टिफाइबल था हर तरीके से, और एक बहुत बड़ा मार्केट अमेरिका खोता हुआ नजर आ रहा था। अमेरिका जब टैरिफ लगाता है तो ये सारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो इंडिया अमेरिका को सप्लाई करता है, वो खुद अपने जनमानस के लिए उसमें एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा के उसको महंगा कर रहे हैं। तमाम तरीके के इन्फ्लेशन का वहां पे अंदेशा था। एक बहुत बड़ा मार्केट अमेरिका का, और तमाम उसके कंज्यूमर गुड जो वहां के लोग इस्तेमाल करते हैं, हिंदुस्तान सप्लाई करता है। हिंदुस्तान का ट्रेड सरप्लस कभी तकरीबन $40 बिलियन का था। ये सारी चीजें अगर आप एक साथ जोड़े तो अमेरिका खुद नुकसान में जा रहा था, और इस तरीके के पूरे विश्व में उसकी क्रिटिसिज्म हो रहा था, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, चाहे साउथ एशियन कंट्रीज हो, चाहे एशियन कंट्रीज, सभी ने इसकी मुखालफत की थी। लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। सबको पता था कि जिस सीरियसनेस के साथ ट्रम्प ने इसका अनाउंस किया हुआ, वो बहुत जल्दी रोल बैक होगा। हिंदुस्तान ने भी देखिए तुरंत ही अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को रशिया भेजा। पीएम हमारे जो प्रधानमंत्री की विजिट रशिया के लिए, चाइना के लिए तय हुई, तो एक हमने भी अपना एक ऑल्टरनेटिव मार्केट तैयार करने की कोशिश की, और वो आज भी जारी है। ये नहीं कि ट्रंप अगर 25% या 50% टैरिफ लगाते हैं तो इनका कोई भरोसा नहीं है, कल को ये फिर मुकर सकते हैं। कल को फिर अगर रशिया और यूक्रेन की टॉक सक्सेसफुल नहीं होती है, हिंदुस्तान रशिया से ऑयल खरीदता हुआ नजर आएगा, तो फिर ये अपने स्टैंड से मुकर सकते हैं। तो ट्रंप का आज की डेट में स्टेटस ये है कि वो अपने स्टेटमेंट को देके कंट्रीज को भापते कि कौन कितना एक्सेप्ट कर रहा है, और फिर उसको रोल बैक कर लेते हैं। देखिए, वो 2-3 चीजों से हिंदुस्तान से मेरा मानना खफा थे। वो कहीं ना कहीं एक रशिया, इंडिया और पाकिस्तान का जो सीज फायर का क्रेडिट लेना चाह रहे थे। वो चाहते थे कि हिंदुस्तान भी उनको वर्ल्ड में पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज के लिए रिकमेंड करे, और तमाम तरीके का क्रेडिट चाह रहे थे जो हिंदुस्तान ने उनको नहीं दिया। और हिंदुस्तान ने अपना इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉलो किया, और साथ में अपना एग्रीकल्चर और जो डेयरी का जो एरिया है वो अमेरिकन बिजनेस कंपनीज के लिए नहीं खोला, क्योंकि हिंदुस्तान की एक अपने फार्मर्स के प्रति प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है जिसको हम परसू करते हैं। इसका ऐलान देखिए लाल किले से हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा, वो किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे। वो जिस भी तरीके से अपने इकोनॉमिक पॉलिसी या किसी पर्टिकुलर सेक्टर को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं वो देंगे। और साथ में हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी को लिबरलाइज करने की बात की, जिस तरीके से जीएसटी को कम करने की बात की, वो एक बहुत बड़ा कदम था। और साथ में हिंदुस्तान ने जो सुदर्शन चक्र का जो कॉन्सेप्ट दिया सिक्योरिटी का, उसमें देखिए अमेरिका को बहुत बेनिफिट होने जा रहा था। और साथ में जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम जेट इंजन भी हिंदुस्तान में बनाएंगे और सेमीकंडक्टर बाय एंड ऑफ दिस ईयर हम मार्केट में लॉन्च कर देंगे, तो कहीं ना कहीं एक झटका अमेरिका को बहुत लगा। उनको लगा कि एक बहुत बड़ा मार्केट, जो डिफेंस का मार्केट, जहां जेट का इंजन और तेजस का इंजन उनसे इंपोर्ट कर रहे थे, कहीं उनके हाथ से ये डील निकलना जाए। तो तमाम सारी चीजें हैं देखने को मिला था। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। इसी बीच हम अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर दे दें। रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर ट्रंप का एक बयान सामने आया है। रूस ने तेल के लिए बड़ा ग्राहक खो दिया। भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद किया। रूस से सबसे ज्यादा तेल भारत लेता है। ये बयान ट्रंप का सामने आया है। रूस से सबसे ज्यादा तेल भारत लेता है और रूस ने तेल के लिए बड़ा ग्राहक खो दिया है। और इसी बीच टैरिफ पर ट्रंप जिस तरीके से अब यू टर्न ले रहे हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। तो पहले टैरिफ को बढ़ाकर 50% किया गया। रूसी तेल खरीद इसकी वजह बनी। 27 अगस्त से ये टैरिफ लागू हुआ था, लेकिन अब टैरिफ कम करने पर विचार किया जाएगा, ये बोलते हुए नजर आए। पुतिन ट्रंप की मीटिंग में सहमति बनी है। टैरिफ पर अंतिम फैसला हालांकि टाला जा सकता है, ये अभी ट्रंप बोलते हुए नजर आए हैं। तो ये 3 घंटे की मुलाकात जो कि बंद कमरे में की गई, जिसके बाद ये फैसला, और जिस तरीके से हमारे मेहमान भी बता रहे थे कि इसको जोड़कर अगर देखा जाए तो तमाम झटके जो कि ट्रंप को लगे, जिसके बाद ये फैसला निकलकर सामने आया। शारदेंदु जी, आपके पास मैं वापस आऊंगी। अब ट्रंप बोलते हैं कि भारत जो कि रूस से तेल खरीदा करता था, बेहद बड़ा झटका यहाँ पर उसको लगा है, क्योंकि भारत ने अब रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है, ग्राहक खोया है रूस ने। देखिए, हम हिंदुस्तान के ऑफिशियल डिक्लेरेशन का हम इंतजार करेंगे।
ट्रंप नहीं बता सकते कि हिंदुस्तान ने तेल खरीदना एग्जैक्टली। बंद किया है कि नहीं किया है। इसका ऑफिशियल डिक्लेरेशन हिंदुस्तान से आएगा, और हिंदुस्तान के चाहे कॉमर्स मिनिस्टर, चाहे प्रधानमंत्री खुद, या एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, एक जो संस्था है वो हमारा जब इस तरीके का अनाउंसमेंट करती है तब हम उसके ऊपर बिलीव कर सकते हैं। हम कैसे उस स्टेटमेंट को बिलीव कर लें कि आपने अलास्का में 3 घंटे की मीटिंग की और निकल के आप इस तरीके की बातें करें। देखिए, जब आप दोनों की मीटिंग हुई तो आपने रशिया को के तमाम सैंक्शन को कम करने की बात की है। आपने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जैसे कि आप दोनों मिल सकें, बातचीत कर सकें, और यूक्रेन और रशिया का युद्ध जो 3.5 साल से चल रहा है उसमें सीज फायर की बात कर सकें। जब आप सैंक्शन लगाएंगे और मित्र देशों को कॉर्नर करेंगे और हिंदुस्तान की इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी पे कमेंट करेंगे तो वो कैसे जस्टिफाइबल होगा। तो मैं ये नहीं मानता हूं कि ट्रंप जो कह रहे हैं उसमें क्या सच्चाई है जब तक हिंदुस्तान का ऑफिशियल वर्जन नहीं आ जाता। देखिए, इकोनॉमिक पॉलिसीज जो बनती है वो टर्म्स एंड कंडीशन पे बनती हैं, कैलकुलेशन पे बनती है, बेनिफिट और कॉस्ट एनालिसिस पे बनती है। अगर हिंदुस्तान को अमेरिका के 50% टैरिफ को कम कराना है, या जो आपको इकोनॉमिक लॉस हो रहा है बनस्पत आपको कैलकुलेट करना है कि एक तरफ आप ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपका जो रेवेन्यू जनरेशन कितना लॉस हो रहा है अमेरिका के ट्रेड से, अगर वो नहीं होता है तो अगर ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर आप करते हैं, अगर आपको अमेरिका का पलड़ा भारी लगता है तो आप उस तरफ जाएंगे। अगर आपको लगता है कि रशिया से ऑयल खरीदने में हिंदुस्तान की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट मीट आउट होती है और हम इंडिया की एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पॉलिसी चला सकते हैं, तो हिंदुस्तान उस तरफ जाएगा। देखिए, विश्व में की राजनीति में चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसी हो चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, नेशनल इंटरेस्ट देखा जाता है। हिंदुस्तान अपना फायदा देखेगा कि तेल खरीदने में ज्यादा फायदा है कि अमेरिका के जो 50% टैरिफ है उससे उसको ज्यादा घाटा हो रहा है। जब इस तरीके की एनालिसिस हमारे तमाम इकोनॉमिक एडवाइजर, तमाम संस्थाएं कर लेंगी तो एक डेफिनेट एक्शन लिया जाएगा। हम देखिए, अमेरिका के साथ भी ट्रेड करना चाहते हैं, हम रशिया के साथ भी करना चाहते हैं, हम अल्टरनेटिव मार्केट भी खोल रहे हैं, हम डिफेंस में स्वावलंबन की तरफ जा रहे हैं। बार बार देखिए, हिंदुस्तान का एक ही मुद्दा है, डिफेंस और तमाम फील्डों में हिंदुस्तान स्वावलंबन चाहता है। जहां तक एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, हम ईरान से भी खरीद सकते हैं, हम मिडिल ईस्ट से, सऊदी अरेबिया से भी ले सकते हैं, हम रशिया से भी ले सकते हैं। अमेरिका खुद इंडिया को ऑयल एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए बार बार ऑफर देता है, लेकिन वो इतना ज्यादा उसमें ट्रांसशिपमेंट कॉस्ट है, लिहाजा हमें वो एक महंगा सौदा पड़ता है। हम उसकी तरफ कम बढ़ के, हमें रशिया से एक चीप ऑयल मिल रहा है, अगर मिडिल ईस्ट से वही चीज पूरी हो जाती है तो हम अपने तमाम तरीके के एनालिसिस करेंगे। हमारा कोई ना तो शत्रु है ना कोई मित्र है, ये हम देश के हित में जो भी होगा हम एक्शन लेंगे। उसमें अमेरिका दखलंदाजी नहीं कर सकता, उसमें रूस नहीं बोल सकता, उसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं बोल सकती। किसी भी तरीके से हमें अपना एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा से हमारी इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पॉलिसी रहेगी। तो ट्रंप का ये बयान कि उन्होंने बहुत बड़ा डिपेंडेंसी को खत्म करने के तमाम कवायदे कर भी रहे हैं, लेकिन सर इतने पावरफुल देश का राष्ट्रपति जो कि आए दिन इस तरह के बयान देता है बिना किसी ठोस सबूत के, इसको नोबेल पीस के लिए डेस्परेशन कहा जाए या फिर अनप्रिडिक्टेबल वाकई वो है, क्योंकि वो इस तरह के बयान भी देते हुए नजर आए हैं कि मेरी बातों पर इतना विश्वास मत कीजिएगा, मैं अनप्रिडिक्टेबल हूं। और ये जो पूरी मुलाकात हुई थी, इससे पहले जेलेंस्की ने कहा भी था कि ट्रंप के रुख का कुछ मालूम नहीं, आज हमारे साथ है, कल को हो या ना हो। तो ये इसके पीछे क्या मंशा है, ये समझ पाना बेहद मुश्किल हो गया है। देखिए हर्षद जी, एक बात तो बहुत क्लियर है कि जब ट्रंप किसी समिट के लिए जाते हैं या किसी वार्ता के लिए जाते हैं तो वो एक नैरेटिव चलाते हैं, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, एक प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उनके इस तरीके के स्टेटमेंट से कोई प्रेशर जनरेट नहीं होता है। वो पुतिन जैसे पर्सनालिटी पे प्रेशर जनरेट करना चाह रहे हैं, वो हिंदुस्तान पे प्रेशर जनरेट करना चाह रहे हैं। देखिए, छोटे से छोटा देश उनके काबू में नहीं है, वियतनाम का केस एग्जाम्पल है, तमाम ऐसे, ईरान उनके काबू में नहीं आता है। तो जब आपका प्रेशर काम नहीं कर रहा, और आज की डेट में देखिए बड़ा ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड है, डिजिटल वर्ल्ड है, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो जाता है, तमाम तरीके की जो पहले बंदिशें हुआ करती थी, रुकावट थी, देर लगता था, वो आज की डेट में रियल टाइम में आ गया है। तो आपके हर एक एक्शन देखिए पूरे वर्ल्ड में एविडेंट है। और इतना डेस्परेशन नोबेल प्राइज के लिए, इतने तरीके की आप पीस टॉक कर रहे हैं, अजरबैजान और आर्मेनिया की आप बोलते हैं कि हमने पीस टॉक करा है, आप थाईलैंड और कंबोडिया की बात करते हैं, आप ईरान और पे आपने प्रेशर बनाया, लेकिन इजराइल को आज तक आप नहीं रोक पाए कि वो गाजा पे हमले ना करें। और रशिया यूक्रेन तो बहुत दूर की बात है, वो बहुत दिनों से युद्ध लड़ रहे हैं और दोनों ही देश बहुत ही एडमेंट है। तो कहीं ना कहीं उनका ये ग्राउंड लूज होता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो हर्षा जी ये है कि नोबेल प्राइज जैसी संस्था को आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, आप अपने पर्सनल डिजायर, पर्सनल एम्बिशन से आप ऐसी संस्था को
पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, जिसकी देखिए क्रेडिबिलिटी बनी हुई है तमाम तरीके के लिटरेचर पे, फिजिक्स पे, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में। पीस प्राइज नोबेल देता है, नोबेल प्राइज मिलता है, आप उसको इस तरीके से कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं एक कैंपेन चला के? तो जहां तक ट्रंप का सवाल है, वो बिजनेसमैन की तरह काम कर रहे हैं। वो खुद युद्ध नहीं लड़ना चाहते, तमाम युद्ध को लड़ा के जारी रखना चाहते हैं, जिससे कि वहां की जो डिफेंस की इंडस्ट्री वो फले फूले। तमाम कंट्रीज में आपने टैरिफ इसलिए लगाया कि आप चाहते हैं कि आपकी कंट्री में आके लोग मैन्युफैक्चरिंग करें, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा, क्योंकि आपकी जो कंडीशंस हैं, आपके यहाँ जो लैंड है, आपके यहाँ जो लेबर है, वो बहुत कॉस्टली है। और वहां कोई कंपनीज क्यों मूव करेगी, जबकि ऑल्टरनेटिव बहुत अच्छा अवेलेबल है हिंदुस्तान में, चाइना में, तमाम ऐसे कंट्री में जहां लेबर सस्ता है। तो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी खुद फेल होती जा रही है, और आपके यहाँ खुद देश में कितना रिसेंटमेंट होता जा रहा है। आप तीसरे टर्म की भी बात करते हैं, तमाम ऐसे इश्यूज को आप हाईलाइट करते हैं। आप अपने पर्सनल एम्बिशन को देश के ऊपर मत ला दिए। आप प्रेसिडेंट बने एक ऐसे देश के जो कि समृद्धशाली है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे समृद्धशाली देश है, बहुत ताकतवर देश है। आप उसके अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे, तब भी आपकी वक़्त उतनी ही रहेगी जितना आप तमाम तरीके के स्टेटमेंट देके करते हैं। तो लिहाजा आप थोड़ी गंभीरता आनी चाहिए, चीजों को समझना चाहिए। और तमाम वो एडवाइजर जो उनको इस तरीके की सलाह देते हैं, जिसको कि मेरा मानना है कि ट्रंप बार बार ओवर रूल करके अपनी एक जो दिशा है उसको बार बार लागू करने की कोशिश करते हैं, उसको चेक करना पड़ेगा। आप क्यों इतने हरी में हैं? आपके पास 3 साल मोटा मोटा बचेगा, इसके बाद आप क्या क्या नहीं कर लेंगे, और ये सारा कुछ शॉर्ट लिव्ड है, कोई परमानेंसी नहीं है। लिहाजा आप अमेरिका की जो विदेश पॉलिसी है, अमेरिका की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, उसको जरा अच्छे से समझिए। और जो टैरिफ वॉर चला रखा पूरे वर्ल्ड में, और जो स्टेटमेंट देते हैं कि हिंदुस्तान ने ऑयल खरीदना बंद कर दिया, और बाद में आपको ये सारी चीजें बैक ट्रैक करनी पड़ती है, तो आपकी पर्सनालिटी पे धक्का लगता है, आपकी क्रेडिबिलिटी कम होती है। आपको समझना पड़ेगा, आप बहुत बड़े देश के राष्ट्रपति हैं, आपके तमाम एडवाइजर हैं, पूरे विश्व के हर कोने में आपकी पकड़ है। और अमेरिका की अच्छी बात यह कि देखिए, विश्व का कोई भी इशू हो, वो अपना उसमें कंसर्न रहता है, उसमें वो इंटरफेयर करता है, उसको एक जस्टिफिकेशन के साथ एक सोल्यूशन देने की कोशिश करता है। हालांकि वो सोल्यूशन दे नहीं पाते हैं, लेकिन ऐसे कोशिश जरूर करते हैं, ये उनकी अच्छाई है। लेकिन जिस तरीके के स्टेटमेंट वो बोल रहे हैं, जिस तरीके की लाइन पे वो चल रहे हैं, वो सही नहीं है। क्योंकि आप दूसरे देश के बिहाफ पे आप कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं। आप वो स्टेटमेंट दीजिए जो आपके जुरिडिक्शन में आता है, जो आपकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री में है, जो आपके के लीगल एक्शन है, उस पर आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन वो ना करके आप हिंदुस्तान पे टैरिफ लगाएंगे, हिंदुस्तान को बोलेंगे कि ऑयल खरीदना बंद कर दिया है, आप सीज फायर का ऐलान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ग्राउंड पे आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो बड़ा नॉन सीरियस होता चला जा रहा है। कोई कंट्री आपको आज की डेट में सीरियसली नहीं ले रहा है, चाहे वो नेटो कंट्री हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, चाहे अफ्रीकन नेशंस हो, चाहे साउथ एशियन कंट्री हो, हर जगह आपको मुंह की खानी पड़ रही है। लिहाजा सम सीरियसनेस इज एक्सपेक्टेड। आपके एडवाइजर अच्छे हैं, आपके तमाम लोग हैं, लेकिन आपको अपना बड़बोलापन खत्म करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे डिस्कशन को, लेकिन इसी बीच एक और बड़ा अपडेट हम अपने दर्शकों को दे दें। ट्रंप से फोन पर बात के बाद जेलेंस्की का ट्वीट भी सामने आया है। ट्रंप और पुतिन के साथ बातचीत के लिए जेलेंस्की तैयार है। सोमवार को वॉशिंगटन में दोनों नेताओं की मुलाकात होगी। ट्रंप के साथ युद्ध करने पर चर्चा होगी। तो सोमवार को वॉशिंगटन में ये मुलाकात, ट्रंप के साथ युद्ध करने पर चर्चा होगी। ट्रंप और पुतिन के साथ बातचीत के लिए अब जेलेंस्की तैयार हो गए हैं। तो जिस तरीके से कल ट्रंप और पुतिन की मुलाकात, जो कि 3 घंटे लंबी एक बंद कमरे में चली, और पॉजिटिव आउटकम उसका कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि जेलेंस्की यहाँ पर वार्ता को तैयार है। सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जेलेंस्की तो पहले भी वार्ता को तैयार थे, और कहीं ना कहीं क्या आपको भी ऐसा एहसास होता है कि इस वॉर को अब रूस यूक्रेन के साथ में अमेरिका का भी इन्वॉल्वमेंट बेहद ज्यादा, अब ये ट्रंप, पुतिन और जेलेंस्की का वॉर हो चला है? हर्षा जी, बिल्कुल सही है। जो अलास्का का जो आउटकम है, पहले पुतिन से बात की, अब आप जो वॉरिंग फैक्शन है आपको उनसे बात करना पड़ेगा। लिहाजा जेलेंस्की से बात करना बहुत जरूरी है। वही एक व्यक्ति जो सीज फायर के डॉक्यूमेंट साइन करेगा रशिया के साथ, ट्रंप नहीं साइन करेंगे। लिहाजा ट्रंप उस हालत में ना बात करें जिससे उन्होंने वॉल मीटिंग की थी और आपने तमाम तरीके का ह्यूमिलिएट किया था जेलेंस्की को, उस लेवल पे ना बात करके आप सीज फायर के लिए बात करें, नेगोशिएशन की बात करें, एक्सचेंज की बात करें। कौन सा इलाका रशिया में जाएगा, कौन सा आप यूक्रेन में रखेंगे, डॉनबास का फ्यूचर क्या होगा, जपोरिजिया का क्या होगा, खरसों का क्या होगा, इन सारी चीजों पे बात करो। और नेटो पे आप क्या कमेंट करना चाह रहे हैं? आप पुतिन
देखिए एडमेंट है कि यूक्रेन नाटो का मेंबर ना बने, लिहाजा ट्रंप को जेलेंस्की को कन्विंस करना पड़ेगा कि आप ये जो कंडीशन लगा रहे हैं नाटो में मेंबर आने के लिए, ये गिव अप कर दें। और आपने 4 स्टेट खोए हैं, कम से कम 50% स्टेट आपको मैं बार्टर सिस्टम या आपका एक्सचेंज में दिलवा दूंगा रशिया से बात करके, लेकिन डॉनबास में कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये देखिए, ये वही इलाका है 2014 से डॉनबास में वहां पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा है। एक तरफ आपने क्रीमिया को 2014 में रशिया ने कैप्चर किया, वही डॉनबास में भी वही एक्शन चल रहा था, लेकिन समहाउ इट कंटिन्यूड विथ यूक्रेन। अब समय आ गया, शायद रशिया उस इलाके को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि रशियन प्रिडोमिनेंट है, बड़े रशिया के वहां फॉलोअर हैं, एक तरीके के बिल्कुल एथनिक सर, कुछ इसी तरह एफिलिएशन का है। बयान कल पुतिन ने दिया भी था कि रशिया सर्वोपरि है और तमाम चीजों को लेकर सहमति बनी है, लेकिन कईयों को लेकर अभी नहीं बन पाई है। अब देखना होगा कि जब जेलेंस्की के साथ मुलाकात होती है तो क्या पॉजिटिव आउटकम निकलकर सामने आता है, क्योंकि वही कंक्लूडिंग मोमेंट भी होगा।